ज़ैनब, वह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के सेनापति जमालुद्दीन की बेटी थी। कमाल की खूबसूरती और बला का साहस, ये दोनों ही गुण उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरे हुए थे। लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसे प्रेम हुआ तो एक ऐसे गुलाम से प्रेम हुआ जो कि एक बौद्ध परिवार से आता था, और उसके अंदर अहिंसा के मूल्य इतने गहरे बैठे हुए थे कि जब उसे अपने वंश के हत्यारों के सामने हथियार उठाना पड़ा तो उसके हाथ थर थर कांपने लगे। इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों को मिलाकर लिखी गई यह कहानी हिंसा का कोई रक्त चरित्र नहीं है, बल्कि प्रेम की एक महागाथा है। तो आप ज़ैनब और सिद्धार्थ की इस प्रेम की महागाथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। मैं आपको नालंदा के रोचक इतिहास से जोड़ता हूं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि यह आपको पसंद आती है तो अन्य लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अब आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, और इसी के कारण उन्हें महेंद्रादित्य का खिताब भी मिला था। वर्तमान में इसका खंडहर पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। मुख्यतः महायान बौद्ध धर्म से संबंधित इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी, और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरण इस विद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी सी इमारत के साथ इसमें अनेकों सुधार किए। उसके बाद दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई। हर्षवर्धन का काल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच माना जाता है। लेकिन तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया, और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था, और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी मिलती है। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन्न की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और उनसे इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हाकिमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन फिर समय गुजरता गया और उसकी तबीयत खराब होती गई। अंततः अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा। बिना दवा के वो उसको ठीक करें तो फिर वह उन्हें जाने। वैद्यराज ने कुछ समय सोचा और फिर उसकी शर्त मान ली, और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान को आप अंत तक 2 बार पढ़िए, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और फिर आश्चर्यजनक रूप से वह ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया।
खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। लेकिन हमारी कहानी यह नहीं है। हमारी कहानी नालंदा के लूट के बाद प्रारंभ होती है। नालंदा को लूटने और विश्वविद्यालय को पूरी तरह जलाकर राख कर देने के बाद जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आगे बढ़ गया तो नालंदा युद्ध में अकेले 450 काफिर बौद्धों की हत्या करने वाले सेनापति जमालुद्दीन को पुरस्कार स्वरूप नालंदा की जागीर मिली। अब वह नालंदा का राजा था। बुद्ध के अहिंसक प्रवचनों के अध्ययन में रत विद्यार्थियों पर उसकी तलवार खूब बरसी थी और एक भी विद्यार्थी छोड़ा नहीं गया था। आस पड़ोस के गांव के सभी युवक युवती या तो मार दिए गए थे या गुलाम बना लिए गए थे। बख्तियार खिलजी की कृपा से इन गुलामों में से एक बड़ी संख्या जमालुद्दीन को भी मिली, जो अब उसके नौकर बन गए। जमालुद्दीन के इन्हीं गुलामों में था वह जिसका नाम था सिद्धार्थ। उसके पिता नालंदा महाविहार के द्वारपाल थे। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं को कंठस्थ कर चुका द्वारपाल जमालुद्दीन के तलवार के सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाया था। महाविहार को आग के हवाले करने के बाद जब सेना गांव में घुसी तब सिद्धार्थ का परिवार गुलाम बना लिया गया था। 1.5 साल से गुलाम सिद्धार्थ अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर जल रहा था। वह रात दिन जमालुद्दीन के कलेजे में कटार उतारने के स्वप्न देखा करता, पर जमालुद्दीन तक पहुंच पाना उसके लिए लगभग असंभव था। किंतु अब शायद विधि उसके अनुकूल हुई थी और महीने भर पहले उसे घोड़ों के काम से हटाकर महल में पानी पिलाने के काम में लगा दिया गया था। अब सिद्धार्थ रोज इसी ताक में रहता कि जमालुद्दीन के कुल के किसी भी व्यक्ति की छाती में कटार उतारकर वह अपने हृदय की ज्वाला थोड़ी बहुत शांत कर सके। महल में पानी के बड़े बड़े मटके लेकर आने जाने के क्रम में उसने अनेक कमरों की तलाशी करनी चालू कर दी। इसी में उसने जमालुद्दीन की बेटी के कमरे का पता लगा लिया था और अब वह रोज मौके की तलाश में रहता। उसके हृदय की आग रोज रोज तेज होती जाती थी। एक दिन रात का समय था। सिद्धार्थ पहरेदारों से छुपते छुपाते शहजादी के कमरे में घुस गया। उसने देखा शहजादी दूसरी ओर मुंह किए सो रही थी। उसकी कटार उसके हाथों में चमक उठी। वह दबे पांव शहजादी के पलंग के पास पहुंचा। उसकी कटार सो रही शहजादी के कलेजे में उतरना ही चाहती थी कि जाने कैसे शहजादी ने करवट बदली और उसकी आंख खुल गई। सिद्धार्थ ने देखा अद्भुत सौंदर्य। उसकी कटार उसके हाथों से गिर पड़ी। भयभीत जैनब ने पूछा, कौन हो तुम? सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ। जैनब ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर सिद्धार्थ ने एक बड़ा ही भोला भाला उत्तर दिया, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की हत्या की थी, मुझे उसका प्रतिशोध लेना है। जैनब तब तक संभल चुकी थी। उसे पता था कि मारने वाला होता तो अब तक मार चुका होता। उसने कहा, फिर मारते क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुमको नहीं मार सकता। जैनब ने कहा, क्यों? सिद्धार्थ ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। और यह कहकर सिद्धार्थ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी कटार जैनब के कदमों में पड़ी थी। जाने क्यों जैनब भी मुस्कुरा उठी। सिद्धार्थ रोज महल में पानी लेकर आता। उसका यही काम ही था और उसे देखकर जैनब भी रोज मुस्कुराती। कुछ दिनों तक वह जैनब को नजरअंदाज करता रहा, पर अब जैनब की मुस्कुराहटों पर सिद्धार्थ भी मुस्कुरा उठता था। शायद हृदय की उसकी आग मंद पड़ रही थी। अब उसकी आंखें महल में जैनब को ढूंढती रहती थीं। जैनब अब रोज पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी। एक दिन पानी लाते समय एकांत देखकर जैनब ने कहा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने सर उठाकर देखा तो वह बोली, तुम भी बहुत सुंदर हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मुस्कुराहट उड़ गई। वह बोल पड़ा, तुम्हारा बाप मेरे पिता का हत्यारा है। जैनब ने कहा, तो इसमें मेरा क्या दोष? सिद्धार्थ ने कहा, पता नहीं। वह तेज कदमों से चलता हुआ निकल गया। ऐसा कई बार हुआ। जैनब की मुस्कुराहट हमेशा सिद्धार्थ की राह रोकती। सिद्धार्थ मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराकर देता और चला जाता। धीरे धीरे
उसके हृदय की आग ठंडी होने लगी और उसमें एक पौधा उगने लगा। वह पौधा प्रेम का पौधा था। उस दिन नालंदा में मेला लगा था। जमालुद्दीन अपने राज्यारोहण की वर्षगांठ पर हर साल मेला लगवाता। उस दिन नौकरों को भी छुट्टी मिल जाती थी। सभी गुलाम मेले में गए थे, पर सिद्धार्थ के मन में कोई उत्सुकता नहीं थी। वह यूं ही चमेली की क्यारियों में अकेला बैठा था। अचानक किसी की 2 हथेलियों ने उसकी आंखें बंद कर दी। वह मुस्कुराता हुआ बोला, जैनब। जैनब ने आंख खोल दिया। बोली, कैसे पहचान गए सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने कहा, इस कैद खाने में और किसके शरीर में हृदय है जैनब, जो एक गुलाम को प्यार करे? जैनब खिलखिला उठी। प्यार? सिद्धार्थ ने कहा, यह प्यार है या कुछ और, यह तो मैं नहीं जानता, पर जैनब, जब भी तुम याद आती हो मुस्कुरा उठता हूं। चाह कर भी तुम्हारा अहित नहीं सोच पाता। शायद यह प्यार ही है जैनब। जैनब की आंखें चमकने लगीं। वह सिद्धार्थ के निकट आ गई। सिद्धार्थ ने आकाश की ओर देखकर कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, आपके हत्यारे की बेटी से प्यार कर बैठा हूं। जैनब उसके और निकट आ गई और जाने कैसे उनके अधर एक दूसरे को छूने लगे। अचानक जैनब ने खींचकर सिद्धार्थ को पीछे कर लिया। सिद्धार्थ ने देखा राज्य का सेनापति नंगी तलवार लिए उनके सामने खड़ा था। सिद्धार्थ कांपने लगा, पर इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, बिजली की तेजी से जैनब सेनापति की छाती में कटार उतार चुकी थी। उसने एक नजर चारों ओर दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए देखा सिद्धार्थ की ओर, पर सिद्धार्थ का चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो चुका था। वह कांपते हुए बोला, यह क्या किया जैनब? जैनब ने कहा, प्रेम। सिद्धार्थ ने कहा, अरे प्रेम छोड़ो, अब हमारा क्या होगा? मैं तो मार दिया जाऊंगा। जैनब का मुंह जैसे कुम्हला गया। बोली, कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, तुम हट जाओ यहां से, कोई नहीं जानेगा कि यह किसने किया। सिद्धार्थ ने कहा, कैसे कोई नहीं जानेगा जैनब? तुम तो राजा की बेटी हो, पर मैं तो मार दिया जाऊंगा ना। तुम्हारा प्रेम मेरी भी जान ले लेगा। जैनब ने कुछ देर सिद्धार्थ के मुंह की ओर देखा और फिर बोली, तुम भाग जाओ सिद्धार्थ, मैं यहां सब संभाल लूंगी। सभी अभी मेले में हैं, कल जब तक सब जानेंगे तब तक तुम दूसरे राज्य में रहोगे। तुम यहां से भाग जाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को कुछ दूसरा सूझ भी नहीं रहा था। उसने जैनब की बात को शब्द सह लिया और वहां से भाग चला। झाड़ियों से निकलकर भागते सिद्धार्थ की तरफ चुपचाप देखती रही जैनब। उसकी आंखें भीग गई थीं। उसके मुंह से निकला, काश तुमने उस रात ही मार दिया होता सिद्धार्थ, आज मुझे यह प्रेम की पीड़ा नहीं सताती। इस घटना के 40 वर्ष बीत गए। नालंदा की आग थोड़ी ठंडी पड़ चुकी थी। जमालुद्दीन मर चुका था। जैनब एक जानी मानी समाज सेविका के रूप में विख्यात हो गई थी। नालंदा के भीड़ भरे चौराहे पर एक फटेहाल भिखारी भूखा पड़ा हुआ था। किसी राहगीर ने उसे कहा, अरे यहां क्यों जान दे रहे हो? जैनब बेगम के महल में जाओ, भोजन और वस्त्र सब मिल जाएगा। भिखारी कांपता हुआ बोला, कौन जैनब बेगम? इस पर उस राहगीर ने कहा, अरे बादशाह जमालुद्दीन की बेटी जैनब बेगम। नालंदा में नए आए हो शायद। पिछले 40 सालों से वे ही तो इस देश के गरीबों की मां हैं। खुद ब्याह नहीं किया, पर देश के सभी गरीबों को बच्चों की तरह पालती आई हैं। भिखारी के शरीर में जैसे प्राण आ गया हो। वह लड़खड़ाता हुआ जैनब बेगम के महल की ओर चला। उसकी आंखें बह चली थीं। जैनब अपने महल के आगे गरीबों को भोजन बंटवा रही थी। भिखारी जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। व्यस्त जैनब ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, क्या चाहिए? खाना खाए हो? अचानक जैनब की आंखें फैलती चली गईं। वह बुदबुदाई, सिद्धार्थ। भिखारी कांपते कांपते जैनब के कदमों के पास गिर चुका था। जैनब ने नौकर को जल्दी से पानी लाने के लिए कहा और सिद्धार्थ को उठाना चाहा, पर शायद उसके पास समय नहीं था। वह इस बार भी भाग गया था। इस बार सदा के लिए भाग गया था। दुपट्टे से आंख पोंछती जैनब के मुंह से निकला, 40 साल बाद आए भी तो दुख देकर ही गए। खूब प्रतिशोध लिया सिद्धार्थ। मुंह से निकलती रुलाई के बेग को दुपट्टे से रोकने का असफल प्रयास करती जैनब घर के अंदर भाग चली थी। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पर लिखी यह थी सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी की कहानी प्रतिशोध।
कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।